नमस्कार, जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से पार्लियामेंट में अड़ान है। अड़ान मतलब स्टेलमेट है। अड़ान वर्ड जो है, मैंने जब मैं छोटा था 10th 11th में पढ़ता था तो आजमगढ़ में दशहरे के बाद जो देवी जी की मूर्तियाँ निकलती थी तो दो पार्टी थी। शहर के दो सिरे, चौक और कोट मोहल्ले में एक सिरे से एक पार्टी आती थी, दूसरे सिरे से दूसरी पार्टी आती थी और एक दूसरे के सामने आके अड़ जाती थी कि हम आपको आगे बढ़ने देंगे, और दूसरी कहती थी आपको नहीं आगे बढ़ने देंगे। दोनों एक दूसरे को रास्ता नहीं देते थे। वो अड़ान जो था वो एक त्यौहार की तरह था, एक परंपरा की तरह था, और उसमें जिस तरह फिर दोनों तरफ से डांस होता था, जिस तरह से अपनी अपनी ताकत दिखाई जाती थी, उसके बाद सुलह समझौता होता था और फिर एक दूसरे के बगल से वो निकल जाते थे। यही अड़ान, जैसे कि स्टेलमेट कह रहे हैं, वो संसद में एक हफ्ते से था। विपक्ष अड़ा हुआ था, प्रधानमंत्री जी भी अड़े हुए थे। विपक्ष का कहना था कि नहीं, प्रधानमंत्री जब तक मणिपुर पर बोलेंगे नहीं तब तक हम जो है सदन चलने नहीं देंगे। और प्रधानमंत्री अड़े थे कि हम तो नहीं बोलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, सदन चले चाहे नहीं। हमको जो 36 मिनट कहना था वो हमने बाहर कह दिया, अब नहीं कह। दोनों का अड़ना कोई नई बात नहीं है। विपक्ष 1952 के बाद से कई बार अड़ा है इस इशू को लेके। जब भी कोई राष्ट्रीय मुद्दा, संकट का मुद्दा आया है या कोई ऐसी घटना हुई है या कहीं वार की स्थिति हुई है, तो विपक्ष प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होने के नाते वो प्रधानमंत्री का बयान चाहता है और वो मानता है कि जवाबदेही ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री की होती है। ये कोई नियम नहीं है, संसद का कोई नियम नहीं है, कोई रूलिंग नहीं है। एक परंपरा है जिसके तहत जो है विपक्ष जो है वो प्रधानमंत्री को या सरकार को प्रधानमंत्री के जरिए किसी इशू पे घेरना चाहता है। मौजूदा इशू मणिपुर का है। मणिपुर को लेकर लगातार बवाल हो रहा है और प्रधानमंत्री जो है वो कह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, हमारे मंत्रिमंडल का कोई सदस्य बोल देगा, गृहमंत्री की जिम्मेदारी वो बोल देंगे। गृहमंत्री भी कह रहे हैं कि हम बोल देंगे। खैर, सवाल इस बात का भी है कि ये हो क्यों रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री का जहाँ तक सवाल है तो आप लोग सब जानते हैं, 9 साल से आपने भी देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो नहीं बोलना चाहते नहीं बोलते। आप सर पटक लीजिए, लोकतंत्र की दुहाई दे दीजिए, राजनीति पर राजनीतिक परंपराओं की दुहाई दे लीजिए, आप कहिए कि ये इतिहास में कभी नहीं हुआ, कुछ भी कहते, लेकिन प्रधानमंत्री ने ठान लिया कि नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे। आपको याद होगा किसान 1 साल तक सड़क पर खुले आसमान के नीचे रहे, नहीं बोले। आपको याद होगा नोटबंदी, कोरोना में कई लोग मरे, लाखों लोग सड़क पे, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, कितनी वीडियो सामने आई, कितनी न्यूज़ सामने आई, उनका मरना, उनका कष्ट, उनकी पीड़ा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बोले। महिला खिलाड़ियां जंतर मंतर पर लगातार बैठी रही, अंत में उनको डंडे मार के वहाँ से हटा दिया गया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोले। और अब इधर जो मणिपुर में 2.5 महीने से चल रहा था मणिपुर, जिसको लेकर इस समय का ज्वलंत मुद्दा है, उस पर भी 2.5 महीना प्रधानमंत्री नहीं बोले। मणिपुर शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। 30 सेकंड का वीडियो आने के बाद जो है वो बोले जरूर, इसलिए बोले कि वो बातें बाहर तक चली गई, पूरे वर्ल्ड में चली गई और उसका असर भी चुनाव पे पड़ता। फिर तीसरी चीज़ है, उसका दबाव आ गया जो चीफ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल को इंस्ट्रक्शन दिया मणिपुर को लेके। उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलना ही था, लेकिन वो ज़्यादा नहीं बोले। वो बिना मन के उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का भी मामला उठाया और बोल दिया कि साहब हर जगह महिलाओं पर अत्याचार हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए और हम इन अपराधियों को कुचल देंगे। मैसेज चला गया। फिर पूरी सरकार और सरकार के अधीन जो मीडिया चल रही है वो उसी लाइन को लेकर, बंगाल में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, तो रुख साफ था प्रधानमंत्री का। देखिए, प्रधानमंत्री जो भी बोलते हैं वो मन की बात बोलते हैं, जन की बात नहीं बोलते। ये 9 साल में हमने भी देखा, आपने भी देखा है। और मुझे ये लगता है कि ये
ये दृढ़ता, ये दृढ़ निश्चितता जो है, दृढ़ निश्चय होना, उनके बारे में जो कहा जाता है चप्पन इनका सीना है, वो गलत नहीं कहा जाता। ठान लिया तो ठान लिया। और ये शायद जो उन्होंने जो कहते हैं कि वो जब युवक थे तपस्या करने चले गए हिमालय पे, या योग में जो उनका अभ्यास है, उससे वो एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गया है जिसे शास्त्रों में या महाभारत में कहा गया स्थित प्रज्ञ, मतलब दुख सुख पीड़ा कष्ट मोह माया मान सम्मान अपमान सबसे परे है वो, उससे ऊपर उठ गए। संवेदनाएं से कोई मतलब नहीं है, उन सबसे अलग हो गए हैं। हालांकि कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि जो संवेदना की बात की जाती है कि प्रधानमंत्री संवेदनहीन है, नहीं तो मणिपुर में जो हो रहा था वो 2.5 महीने से, या जो कोरोना के समय में लाखों लोग सड़कों पे इस तरह चले और मरे और कष्ट हो गए, उसमें भी उनकी संवेदना नहीं जगी। उसके बारे में कहते हैं लोग कि ऐसा अक्सर होता है जब आप अपने परिवार के साथ रहे, अकेले रहे, तो आपकी संवेदनाएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है, मोह माया सब खत्म हो जाता है। रीजन जो भी हो, लेकिन ये बात फैक्ट है कि प्रधानमंत्री अडिग है। वो प्रेस वाले गाली देते थे। किसान लोकतंत्र में ऐसा हुआ ही नहीं कि कभी कोई प्रधानमंत्री इतने सालों तक, 9 सालों तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया हो, नहीं करेंगे। हालांकि उन्हें मजबूर होना पड़ा, वो अपने आने मजबूर होना पड़ा। विदेश में जो अमेरिका में, वो भी अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन ने जब जोर दिया, दबाव दिया, तो प्रधानमंत्री जो है वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन एक सवाल ही का उन्होंने उत्तर दिया, बाकी सवाल नहीं दिया। खैर, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट के स्टेलमेंट की। जब विपक्ष ने देख लिया कि प्रधानमंत्री समझ गया कि प्रधानमंत्री वही प्रधानमंत्री है मोदी जी, मणिपुर में भी नहीं बोलेंगे सदन में, और शायद आएंगे भी नहीं, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला जो लास्ट हथियार जिसे कहते हैं ब्रह्मास्त्र, वो अविश्वास प्रस्ताव का। किसी सरकार के खिलाफ काम रोको प्रस्ताव लाना, या शॉर्ट ड्यूरेशन की नोटिस, या क्वेश्चन आंसर, इससे उतना दबाव नहीं पड़ता। लास्ट जब नहीं दबाव पड़ता तो लास्ट हथियार होता है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव की नोटिस दे दी गई है, और जो विपक्षी दलों की अभी एकता बनी है, इंडिया के तरफ से आपके लिए, या कांग्रेस की तरफ से असम के सांसद गौरव गोगोई हैं, उन्होंने नोटिस दिए, शायद उनकी नोटिस एक्सेप्ट हो गई है। अब नोटिस एक्सेप्ट हो जाने के बाद 10 दिन के अंदर जो है वो ये प्रस्ताव सदन में आएगा, लोकसभा में आएगा। राज्यसभा को अविश्वास प्रस्ताव से कोई मतलब नहीं होता है। चर्चा होगी और इस पर प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। निश्चित तौर पे इस चर्चा में मणिपुर पे ज़्यादा विपक्ष फोकस करेगा और चाहेगा वो जवाब दे। उधर सरकार की तरफ से मणिपुर के जवाब में जो है बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान वगैरह वगैरह उठाया जाएगा, पुरानी बातें उठाई जाएगी, कांग्रेस राज की बात उठाई जाएगी। वो लाइन जो मोदी जी ने दे दी, उसी लाइन पे जिस पे स्मृति ईरानी ने दूसरे दिन ट्वीट करके बोला, और फिर पीयूष गोयल ने उसके दूसरे दिन जो है पार्लियामेंट में पत्रकारों से बात करके उठाया, छत्तीसगढ़ और बंगाल में क्या हो रहा है, उसी लाइन पे होगा। तो फिर आपके दिमाग में आता होगा कि अच्छा ये भी तय है, ये थोड़ा बड़ा पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर वो देख रहा है, वो जानता है कि अविश्वास प्रस्ताव पे जो है ये गिरेगा प्रस्ताव, क्योंकि मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की। फिर सवाल ये उठता है कि विपक्ष फिर ऐसा क्यों किया। दरअसल विपक्ष ने 3-4 कारण से किया। पहला ये कि वो मणिपुर पे जवाब चाहता है। मणिपुर का नैरेटिव जो है, मणिपुर पे जो प्रधानमंत्री जवाब देंगे, जो सरकार जवाब देगी, उसका नैरेटिव वो जनता के साथ लेके, वो नैरेटिव बना के जनता के सामने जाएगा। क्योंकि ये मामला जो है वो केवल मणिपुर से नहीं जुड़ा है, ये मामला जुड़ा है अब ये मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट से पूरा जुड़ गया है। आपने देखा होगा मिजोरम में क्या हुआ। 3 दिन पहले लाखों लोग सड़क पर उतर आए मणिपुर के ट्राइबल लोगों के समर्थन में, जिसमें वहाँ के सीएम भी थे।
वहाँ पे मैथियों को नोटिस दे दी गई कि आप यहाँ से एक तरह से थ्रेट किया गया है परोक्ष तौर पे कि आप यहाँ से जाइए। उधर आसाम में मिजो लोगों को थ्रेट किया गया है। मतलब आग जो है नॉर्थ ईस्ट पे भड़क रही, यही नहीं मिजोरम की घटना, वो जो वीडियो आया जो दो नेकेड औरत का परेड कराया गया और उनके साथ बदतमीजियाँ दिखाई गई उस वीडियो में, 30 सेकंड का केवल वीडियो सनसनी, जिससे वर्ल्ड में सनसनी मचा दी, जिसपे कि अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने तीन दिन पहले स्टेटमेंट दिया। उसका असर यहाँ के दूसरे स्टेट के आदिवासियों पे हुआ जो मैदानी भाग के मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के आदिवासी हैं, उन पर भी असर हुआ, वो बोल रहे हैं। तीसरी चीज महिलाओं से जुड़ा हुआ है। बीजेपी की भी महिलाएं जो बीजेपी से जुड़ी हैं महिलाएं, वो भले न कुछ बोले, लेकिन जब पुरुष इसको देख के घबरा गए हैं या उनके दिल में हलचल मच गई है या वो गुस्से में आ गए हैं, तो निश्चित ही देश की जो महिलाओं ने इस वीडियो को देखा होगा या जो सुन रही हैं वो, उन पर प्रभाव पड़ा होगा। ये बीजेपी भी समझ रही है और विपक्ष भी समझ रहा है, और विपक्ष इसीलिए इस चीज़ को जो है वो उठाना चाहता है और लाना चाहता है। चौथी चीज़ जो सबसे बड़ी चीज़ होगी कि इस अविश्वास प्रस्ताव से ये पता चलेगा कि मणिपुर इशू पे, रोजगार के इशू पे, महंगाई के इशू पे कौन पार्टी किसके साथ है। उसमें जो पार्टियां हैं, आप जो सरकार में हैं, एनडीए में हैं, जो इंडिया में हैं, वो तो तय है, लेकिन कई पार्टियां जैसे बीएसपी है, बीजेडी है, आरएस की पार्टी है, चंद्रशेखर राव की पार्टी है, ये कहाँ जाएंगे, ये भी देखना है कि मणिपुर पे इशू पे इनका रुख क्या है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी, ठीक पहले 2018 में अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर बहस हुई थी, उसमें भी विपक्ष का प्रस्ताव गिर गया था। लेकिन अगर दोनों की तुलना कीजिए तो इस अविश्वास प्रस्ताव पे जो चर्चा होगी उसमें एक नेता, एक व्यक्ति की कमी लोगों को खलेगी, वो है राहुल गांधी, जिन्हें एक मामूली बयान पे सदन से निकाल दिया गया। जो पिछला अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में आया था उसमें राहुल गांधी ने जिस तरह हमला किया था, वो प्रधानमंत्री और पूरी सरकार तिलमिला गई थी। आपको याद है उन्होंने राफेल सौदे का मसला उठाया था, यहाँ तक कह दिया था सदन में कि चौकीदार भागीदार बन गया। ये भी कह दिया कि प्रधानमंत्री नजरें नहीं मिला रहे हैं। ये भी कह दिया कि मोदी जी, अमित शाह डरे हुए हैं कि 2019 के इलेक्शन में हार न जाए, क्योंकि उनको पता है कि सारी प्रक्रिया उनके खिलाफ शुरू हो जाएगी। और फिर जो पिछले सत्र में जो उन्होंने कहा था अडानी पीएम की दोस्ती को लेके सवाल पूछे थे, जिसका जवाब देने के जगह वो पूरा अस्पंज कर दिया गया, निकाल दिया गया कार्रवाई से बाहर। जो उन्होंने प्रधानमंत्री को घेरते हुए पूछा था कि अडानी से आपके क्या संबंध है, क्यों अडानी को हर ठेका मिल रहा है, वो पूरा कार्रवाई से बाहर निकाल दिया गया। और सभी को मालूम है उसी की वजह से उनको जवाब भले नहीं मिला, लेकिन उनको सुनियोजित ढंग से संसद के बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आप ये देखिए, प्रधानमंत्री को इस सब की परवाह नहीं है। अभी कुछ दिन पहले सरकारी कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बोल दिया कि बंगलुरु में जो लोग बैठक कर रहे हैं वो भ्रष्टाचारियों की बैठक हो रही है। फिर अभी जो उसके बाद इंडिया जो गठबंधन तैयार हुआ, उस पर उन्होंने कह दिया कि उसको जोड़ दिया उन्होंने आतंकवादी संगठनों से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। हालांकि खुद स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, सिट डाउन इंडिया सब कहते रहे हैं, इंडिया को उसमें इस्तेमाल करते रहे। जब से आया तब से इंडिया को कई जगह इस्तेमाल किया उन्होंने, कभी सुला दिया, कभी खड़ा कर दिया, कभी दौड़ा दिया।
लेकिन इन्होंने इंडिया का इस्तेमाल किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनको मालूम है कि विपक्ष जो है वो मर्यादा, लोकतंत्र, संविधान, नैतिकता, पॉलिटिकल मॉरलिटी इसी में रहेगा। वो मानहानि का दावा जैसी चीज़ें नहीं कर सकता है। बीजेपी संघ जानती है कि वो हमारी तरह नहीं है कि एक मामूली बयान पे 10 जगह से हम मानहानि का दावा करा देंगे अपने पार्टी नेताओं से और कार्यकर्ताओं से। और उस दावे पे हम, जो एक सांसद 4 बार लोकसभा चुनाव जीत चुका है, जो देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का प्रेसिडेंट रह चुका है, उसको हम बड़े आराम से बाहर सदन से निष्कासित करवा सकते हैं। उनको मालूम है कि ये सब विपक्षी दल वाले जो है इसी में जूझते, इसलिए जो बोल लो, भ्रष्टाचारी बोल लो, टुकड़े टुकड़े गैंग बोल लो, आंदोलनजीवी बोल लो, या फिर आतंकवादी संगठनों से जोड़ दो उनका नाम, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अविश्वास प्रस्ताव 10 दिन नोटिस एक्सेप्ट हो गई है, 10 दिन के भीतर विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो जाए, टाइम दे देंगे। हो सकता है आज ही, जब तक वीडियो आपके सामने पहुंचे तब तक स्पीकर दिन और समय निश्चित कर दे। चर्चा का क्या परिणाम होगा, उसमें मेजर परिणाम यह है कि अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, लेकिन इस चर्चा से जो चीज़ें बाहर जाएंगी वो सरकार के लिए डैमेज कर सकती है, सरकार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। ये सरकार भी जानती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों का विश्वास जो है वो एक बार डगमगा गया है। दिल्ली में जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी नज़र है। यहाँ की खबरों, यहाँ की हलचलों को नॉर्थ ईस्ट का, न केवल मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट का हर एक आदमी वॉच कर रहा है। इसे हमें, आपको, मीडिया को और सरकार विपक्ष को भी समझना चाहिए। आज बस यहीं तक। धन्यवाद।